अरे बहू, तुमसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझको। ये इतनी लापरवाही कैसे कर सकती हो तुम? और वैसे भी आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही गलतियां कर रही हो। कल ही बेचारा सुमित भूखा ही दफ्तर चला गया और तुम बस सोती रह गई। सुमित्रा जी ने अपनी बहू सविता को झिड़कते हुए कहा। तो सविता बोली, वो माँ जी, कल से बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, नींद भी पूरी नहीं हो पा रही है, ऊपर से कुछ दिन से पेट में भी कुछ अजीब सा दर्द उठता है, दिन में कई बार बहुत सारी थकान सी महसूस होती है। बस इसीलिए दिमाग से निकल गया दीदी के यहाँ मिठाई भिजवाने का। बस अभी इनको फ़ोन करके कह देती हूँ, ये आते हुए बाजार से ही कुछ लेकर दे आएंगे दीदी को। ये सुनकर सुमित्रा जी बोली, बस बस ठीक है, बहुत हुए ये बहाने, तुम्हारा तो अब रोज का ही हो गया है। इतना दर्द उठ गया कि हलवाई के यहाँ फ़ोन भी नहीं कर सकती तुम। अरे त्योहार सर पर है, जानती हो ना, और वो बेचारी अकेली अब क्या क्या करेगी। और एक तुम हो, तुम्हें जरा से उसकी मदद करने को कह दो तो तुम्हें कुछ ना कुछ हो जाता है। अरे नहीं करना तो साफ साफ कह दो ना, यूँ रोज रोज के बहाने क्यों बनाती रहती हो? जब से प्रियांशु पैदा हुआ है तब से तो तुम्हारे नखरे ही ख़त्म नहीं होते। चलो माना कि पहले वो छोटा था, मगर अब तो 1 साल का हो गया है। अब भी तुम बस हर वक्त तबीयत और व्यवस्था का रोना धोना रोती रहती हो। सास का गुस्सा देखकर सविता ने धीरे से कहा, माफ़ कीजिए माँ जी, आगे से ख्याल रखूंगी। सविता ने बात को आगे न बढ़ाने में ही समझदारी समझी। आखिर उसकी सास को उसके दर्द से कुछ फर्क भी नहीं पड़ रहा था, मगर उससे ऐसे में बात तक नहीं हो पा रही थी। फिर भी अपने पति सुमित को फ़ोन करके अपनी ननद के यहाँ बाजार से कुछ मिठाइयाँ पहुँचाने के लिए कह दिया, जिसे सुनकर सुमित भी भड़क उठा। अरे यार सविता, क्या है ये? माँ भी ना। अरे आज मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ, रात को घर आने में भी देर हो जाएगी, इसलिए तुम माँ से कोई बहाना बना दो प्लीज़। इतना कहकर सुमित ने फ़ोन रख दिया। अब मरती क्या ना करती। सविता ने सर दर्द की एक गोली खाई और कुछ देर आराम करके हलवाई के यहाँ जाने के लिए निकल गई। अंकल, तैयार मिठाइयों में से अभी क्या है आपके पास? दीदी के यहाँ भी भिजवाना है आज ही, और अब मैं आई हूँ तो घर के लिए भी लेकर जाऊँगी, उसने लीलन हलवाई से पूछा। तो पास में लगी हलवाई की पत्नी शांति बोली, अरे बहुरानी, तैयार में तो बेसन के लड्डू ही हैं। एक काम करते हैं, कल सुबह सुबह रचना बिटिया की सारी पसंदीदा मिठाई हम भिजवा देंगे और तुम्हारे यहाँ भी मिठाई पहुँचा देंगे। वैसे भी अब शाम तो होने को है, तो क्या ज़्यादा फर्क पड़ेगा। वैसे तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, आंखें भी इतनी सूजी सूजी सी हैं, तुम ठीक तो हो ना? वैसे आजकल तुम्हारी सास सुमित्रा बहन जी भी नहीं दिख रही है, शांति ने पूछा। तो सविता बोली, वो घर में ही रहते हैं आंटी जी। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, आप भिजवा देना। अरे बहू सुनो, खास मसालेदार चाय बन रही है, अब शाम का वक्त है तो पीकर ही जाना। हलवाई की पत्नी शांति ने उसे बैठने का इशारा किया, फिर गर्मा गर्म चाय के साथ कचौरी परोसी। यह देखकर सविता को तो जैसे माँ की याद आ गई। पहला निवाला मुंह में लेते ही आंखों से आंसू बह निकले। किसी तरह खुद पर काबू पा उसने चाय खत्म की, फिर अपनी सास और सुमित के लिए भी कुछ कचौड़ियाँ बनवा ली और उनका धन्यवाद कर वहाँ से घर आ गई। घर पहुँचकर सुमित्रा जी से बोली, माँ जी, मैं हलवाई अंकल आंटी के यहाँ से होकर आई हूँ। वो दीदी की पसंदीदा मिठाई कल सुबह सुबह ताज़ी बनवाकर पहुँचा देंगे और अपने यहाँ भी छोड़ जाएंगे। इन्होंने बताया कि ये दफ्तर से आज देर से आएंगे, तो मैंने सोचा कि मैं ही जाकर अंकल से बात कर आऊँ। ये गर्मा गर्म कचौड़ियाँ लाई हूँ, अभी चाय के साथ परोसती हूँ, कहते हुए सविता किचन में चाय बनाने चली गई। कुछ देर बाद चाय बनाकर
कचौड़ी के साथ देते हुए बोली, माँ जी, आप कहें तो आज खिचड़ी ही बना लूँ। ये भी तो देर से आएंगे, तो फिर ज़्यादा नहीं खाएंगे। अब इसमें मैं क्या कहूँ, ये खिचड़ी बनाने का बहाना तो अब तुम्हारा हर दूसरे दिन का हो चला है, तो फिर मुझसे क्या पूछ रही हो? जो ठीक लगे वो बना लो। सुमित्रा जी ने गुस्से से कहा और कचौड़ी खाने में व्यस्त हो गई। और सविता खिचड़ी बनाने किचन में चली गई। दरअसल सविता की ननद रवीना उनके घर से कुछ दूरी पर रहती थी। उसके पति की सरकारी नौकरी थी, तो अक्सर तबादला होता रहता था। इसीलिए उसके सास ससुर गांव में ही रहते थे। अब बिटिया घर के इतने पास रहती हो तो जाहिर सी बात है कि माँ को उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की आस रहती है। और फिर उनकी बेटी रचना तो अकेली रहती थी, तो सुमित्रा जी को उसकी चिंता भी लगी रहती। सारा दिन बस वो कैसे करेगी, कितना थक गई होगी, उसका बच्चा कितना शैतान है और न जाने क्या क्या। सुमित्रा जी पूरे दिन बहू को ताने सुनाती रहती। ऊपर से त्योहार पर बेटी के सास ससुर उसके यहाँ आने वाले हों, तब तो उनकी चिंता सातवें आसमान को छू जाती। इधर उनके हिसाब से उनकी बहू सविता एक आरामदायक जीवन जीती थी, क्योंकि प्रियांशु को देखने में वो उसकी थोड़ी बहुत मदद कर देती थी। इसलिए उनके हिसाब से सविता प्रियांशु के पैदा होने के बाद से दिन प्रतिदिन लापरवाह होती जा रही थी। खैर, चाय पीने के बाद सुमित्रा जी बड़बड़ाते हुए बोली, बेचारा सुमित सुबह भी भूखा जाए, रात को भी खिचड़ी खाए, पता नहीं कितनी थकान चढ़ी रहती है इस महारानी को। सविता सब सुन रही थी, पर चुपचाप अपने काम में ही लगी रही। 8 बजे तक सुमित भी आ गया। उठकर वो रसोई में चली गई और अपने और सुमित के लिए खाना लगाने लगी। सासू माँ तो अब तक अपने कमरे में आराम करने जा चुकी थी। ससुर जी आजकल गांव गए हुए थे, तो सासू माँ जल्दी सो जाया करती। आखिर दुखड़ा सुनाने वाला कोई नहीं था ना। खाने की टेबल पर कचौरी सामने देखकर सुमित मुस्कुराते हुए बोला, अरे वाह, बहुत अच्छा किया सविता, जो कचौड़ी ले आई। बड़े दिन से मन था खाने का। सुमित ने खाने की टेबल पर बैठे बैठे कहा। फिर सविता की तरफ देखकर बोला, अरे क्या बात है, सर दर्द अभी भी हो रहा है क्या? सुमित के इतना बोलते ही अंदर से उसकी माँ सुमित्रा जी की आवाज़ आई, हाँ हाँ, और पूछो इस महारानी को, इसे सर चढ़ा रखा है तुमने। सारा दिन भूखे रहो और आकर आरती उतारो इस महारानी की। यह सुनकर सविता की आंखें भर आई, तो सुमित बोला, अरे छोड़ो यार माँ की इन बातों को, चलो खाना हो गया, हम भी अंदर चलकर बातें करते हैं। कहते हुए प्रियांशु को गोद में लेकर वो अंदर चला गया। सविता भी जल्दी से रसोई साफ कर सोने चली गई। अगले दिन सुबह जल्दी उठना था, आखिर पूरे घर की सफाई बाकी थी, इसलिए जल्दी से रसोई का काम निपटा कर उसने कमरे का रुख किया। कमरे में जाकर देखा तो सुमित प्रियांशु को लेकर सो चुका था, तो थकी हारी सविता को भी बिस्तर पर लेटते ही कब नींद आ गई उसे पता ही न चला। दिवाली का त्योहार अब सर पर था, तो अगले दिन सारी साफ सफाई का काम उसने जैसे तैसे निपटाया। लेकिन शाम होते होते उसे इतना तेज बुखार आया कि खड़ी होने की भी हिम्मत नहीं थी। उसने डरते डरते सुमित्रा जी के पास जाकर कहा, माँ जी, क्या आज रात का खाना आप बना लेंगी? मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। उसके बाद पूरी होनी थी कि सुमित्रा जी आग बबूला हो गई और गुस्से से बोली, अरे वाह महारानी, क्या आइडिया निकाला है। सारा दिन पोते को संभालने में ही निकल जाता है, अब रात का खाना भी मैं ही बनाऊंगी। बस एक तुम ही काम कर रही हो इस घर में, बाकी सब तो फ्री बैठे रहते हैं। अरे घर का इतना कौन सा काम है जो तुम्हें इतनी थकावट चढ़ी रहती है? यह सुनकर सविता चुप रह गई और अपने पति सुमित के पास फ़ोन करके बता दिया। तो सुमित जल्दी घर आ गया और बाहर से खाना ले आया, जिसे देखकर सुमित्रा जी जल भुनकर राख हो गई। हाँ बेटा, अब तो तू अपनी पत्नी के इशारों पर ही चलेगा।
माँ के कड़वे बोल सुनकर सुमित ने कहा, माँ, क्यों हर समय बड़बड़ाती रहती हो? देख नहीं रही सविता की हालत? उसे इतना तेज बुखार है, लेकिन तुम्हें कोई चिंता नहीं है। इतना बोलकर सुमित कमरे में चला गया और सविता को दवाई देकर सुला दिया। इधर सुमित्रा जी ऐसे ही बड़बड़ाती रही। अगले दिन सुबह सुमित के दफ्तर जाने के बाद सुमित्रा जी ने सविता के हाथ में नाश्ते की लिस्ट थमाते हुए कहा, ये सब बना लेना, और हाँ, दामाद जी के यहाँ के लिए भी बना देना। रचना बिटिया अभी सफाई ख़त्म नहीं कर पाई तो वो नहीं बना पाएगी। मैं ज़रा बाहर जा रही हूँ, वापस लौटने में शाम हो जाएगी। इतना कहकर सुमित्रा जी बाहर निकल गई। अब बच्चे को भी संभालना और घर का काम निपटाना दोनों ही सविता के जिम्मे में आ गया। उसने प्रियांशु का पालना रसोई में ही खींच लिया। शाम होते होते लगभग सब तैयार थे। सुमित भी जल्दी ही आ गया था तो उसने भी कुछ मदद कर दी। लेकिन माँ कहाँ है? कुछ तो बताया होगा, सुमित ने पूछा तो सविता बोली, नहीं, मुझे तो कुछ नहीं बताया। इतने में ही सुमित्रा जी आ गई। लो सविता, ये रात के लिए दाल और नान अच्छे से गरम कर लेना, बहुत भूख लगी है, चलो खाते हैं। कहते हुए वो रसोई में पकवानों को देखने चली गई। वहाँ पहुँचकर खाने को देखते ही बोली, अरे ये कुछ कम नहीं पड़ेगा क्या? बिटिया के यहाँ भी ठीक से भिजवाना होगा। तुम भी ना। बस बड़बड़ाते हुए सुमित्रा जी बाहर आ गई। अगले दिन सुमित्रा जी सविता से बोली, बहू, रचना बिटिया के साथ ससुर आ गए हैं। आज सुबह की गाड़ी से तुम आज रात का खाना सबके लिए बनाकर पैक कर लेना, वहीं चल के साथ में खाएंगे। साथ ही उनसे त्योहार पर मिलना भी हो जाएगा। उन्होंने सुबह सुबह रसोई में फरमान सुना दिया। सुमित ने उनकी बात कमरे में ही सुन ली थी तो वो बाहर आकर बोला, माँ, खाना मैं होटल से ले आऊँगा। ये त्योहारों के चक्कर में सविता भी काफ़ी थक चुकी है। इतने लोगों का खाना बनाने में ही पूरा दिन निकल जाएगा। इतना कहकर वो दफ्तर के लिए निकल गया। उसके जाते ही सुमित्रा जी ताना मारते हुए बोली, क्या मुट्ठी में लिया है पति को? बिल्कुल जोरों का गुलाम बनाकर रख दिया है मेरे बेटे को। कौन सी घुट्टी पिलाती हो इसको? भाई जरा मुझे भी तो बताओ। सविता ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपने काम में लगी रही। शाम को सुमित, सविता और सुमित्रा जी सब रचना के घर के लिए निकल गए। वहां जाकर सविता ने सब खाने के डिब्बे रसोई में रखे और रचना के साथ चाय नाश्ते के इंतजाम में लग गई। अरे बेटा सविता, तुम नाश्ता तो बड़ा स्वादिष्ट बनाती हो, हम तो उंगलियां चाटते ही रह गए। बड़ी मदद की तुमने रचना बहू की त्योहारों के दिनों में, रचना की सास सविता से बोली तो सुमित्रा जी ने कहा, अरे बहन जी, अब बिटिया के लिए तो ये हमारा फर्ज है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। बातों ही बातों में बात निकली तो पता चला कि उस दिन बाहर जाने का बहाना बनाकर सुमित्रा जी अपनी बेटी रचना के घर पर आई थी, सारा दिन उसके काम में हाथ बटाने के लिए, जिसे सुनकर सविता को बहुत बुरा लगा। अगले दिन सुबह सुमित्रा जी का मंदिर से फ़ोन आया। वो सुबह सुबह मंदिर जाया करती थी और करीब 10 बजे तक लौटा करती। आज उन्होंने फ़ोन करके सविता से कहा कि वो रचना के यहाँ जा रही है, आने में देर होगी। इधर सुमित ने फ़ोन की परवाह ना करते हुए सविता से जल्दी से तैयार होने को कहा तो किसी तरह उसने कपड़े बदले और दोनों निकल गई। प्रियांशु के लिए भी सुमित ने बैग में बिस्किट वगैरह रख लिए थे। शाम को घर आने में थोड़ी देर हो गई। जब वो लोग पहुँचे तो सुमित्रा जी मुँह सुजाए आग बबूला होकर बैठी थी। लग रहा था कि आज तो सुमित की भी खैर नहीं। क्या बात है, कल तो बड़ा दर्द हो रहा था, आज घूमने फिरने के लिए सर दर्द खत्म हो गया। सुमित्रा जी ने सीधा सवाल कर दिया। इससे पहले कि सुमित कुछ कहता, सविता ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया और बोली, माँ जी,
पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए डॉक्टर के पास गए थे। अब आपको तो बस दीदी की फिक्र खाई जाती है। उनके पैरों में दर्द हुआ तो आप उनके घर साफ सफाई करने चली गई। उनको कभी छींक भी आ जाए तो आप काढ़ा बनाने पहुंच जाती हैं। दिवाली में आपको उनकी थकान रोज दिखती थी। उनका 5 साल का बच्चा बहुत छोटा लगता था, मगर मैं 2-2 जगह का नाश्ता बनाकर भी आपके हिसाब से थकती ही नहीं। आज उनको जरा सा बुखार क्या आया, आप उन्हें लेकर डॉक्टर के पास चली गई। क्योंकि उनके सास ससुर तो यहाँ रहते नहीं, तो उनको कुछ पता नहीं, और जीजा जी को जैसे कुछ आता नहीं। सब के सब आप पर निर्भर हैं। ऐसे में आपके पास समय कहाँ है मेरा दर्द देखने को। आपको तो बातें छुपाने से फुर्सत नहीं। आप तो कभी ये मानेंगी नहीं कि दर्द सिर्फ आपकी बेटी को नहीं, मुझे भी होता है। इसलिए मैंने कल से कहकर अस्पताल में अपॉइंटमेंट लिया था और हम चेकअप के लिए गए थे, ताकि मैं अपना चेकअप करवा सकूं। सविता ने भी आज उन्हीं के भाषा में उन्हें जवाब दे दिया, जिसे सुनकर सुमित्रा जी भड़क उठी और अपने बेटे सुमित से बोली, सुमित, क्या जादू कर दिया तुझ पर ऐसा कि ये बोले जा रही है और तू खड़ा खड़ा देख रहा है। अब दामाद बाबू शहर में नहीं है, अभी समधी समधन कुछ जानते नहीं, तो ऐसे में बेचारी रचना को कौन देखेगा। मैं सारा दिन प्रियांशु को संभालती हूँ, वो तो इसे दिखता नहीं, और रचना की जरा मदद करने चली गई तो वो इसे चुभ गया, और तू चुपचाप सुन रहा है। बस कीजिए माँ, मैं चुप इसीलिए हो गया था कि शायद आज से सविता की बातों से आपको समझ आ जाए, लेकिन आप तो शायद समझना चाहती ही नहीं। आया था सुबह फ़ोन दीदी का, बस हल्का बुखार था और वो जा भी रही थी डॉक्टर के पास। अब वो कोई छोटी बच्ची तो है नहीं जो कहीं खो जाती, और उनके सास ससुर थे ना आज उनके साथ जाने के लिए। मगर फिर भी आपको सविता की तबीयत दिखाई नहीं दी। उस दिन भी सविता जानती थी, उसने सुना था जब आप रचना दीदी से फ़ोन पर बात कर रही थी। वो आपसे कह रही थी कि उनके पैर में दर्द हो रहा है और बच्चा भी तंग कर रहा है, मगर ये कुछ नहीं बोली। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि सारा दिन तेल मसाले का काम करते हुए प्रियांशु को कैसे संभालेगी। और आज आप कह रही हैं कि आप सारा दिन प्रियांशु को संभालती हैं। अरे खाना सविता खिलाती है, नहलाती ये है, डायपर ये बदलती है, रोता है तो चुप ये करवाती है, सुलाती है, और फिर भी आप कहती हैं कि आप प्रियांशु को सारा दिन संभालती हैं। इसलिए आज मैंने प्रियांशु के लिए भी एक अच्छा डे केयर देख लिया है। अब सुबह से अपने साथ उसे ले जाऊंगा और शाम को लेते आऊँगा। और फिलहाल अगर आपसे काम नहीं होता हो तो कुछ दिन दीदी के यहाँ ही चली जाइए, क्योंकि सविता को डॉक्टर ने आराम करने के लिए बोला है। इसमें खून ना के बराबर है और गले में इन्फेक्शन हो गया है, तो ये कुछ दिन काम नहीं कर पाएगी। सुमित ने 2 टूक जवाब दे दिया, जिसे सुनकर सुमित्रा जी तो जैसे स्तब्ध रह गई। आखिर बेटे ने इतनी बड़ी बात कह दी थी। अरे मगर डे केयर क्यों, उसमें कितना पैसा खर्च हो जाएगा, मैं देख तो रही हूँ ना। उन्होंने बात को समेटने की कोशिश करते हुए कहा। तो सुमित बोला, नहीं माँ, वो लोग देख लेंगे, थोड़ा पैसा लगेगा, मगर जिम्मेदारी से काम होगा और बच्चा कुछ सीखेगा भी। साथ ही आपको भी जहाँ चाहे वहाँ जाने का समय मिलेगा, कोई बंदिश नहीं। फिलहाल सविता को आराम की ज़रूरत है, मैं इसे कमरे में ले जा रहा हूँ। कहकर सुमित सविता को कमरे में छोड़ने चला गया। फिर चाय बनाकर माँ से बोला, माँ आप भी पी लीजिए और खाने की फिक्र मत कीजिए, हलवाई के यहाँ से टिफ़िन आ जाएगा। इतना कहकर वो कमरे में चला गया। सुमित्रा जी आज अपनी चतुराई पर पछता रही थी, या फिर शायद सोच रही थी कि अगर थोड़ी सी बहू की भी चिंता कर ली होती तो आज शायद बेटा ना खोया होता। फिलहाल उन्हें ये बात सोचते सोचते 2 दिन लग गई। अब प्रियांशु भी तो घर पर नहीं रहता था
और सविता भी अपने कमरे में ही रहती तो शायद थोड़ा सोचने समझने का मौका मिला। इसलिए तीसरे दिन सुमित्रा जी अपनी गलती का पछतावा करने के लिए सुबह उठकर सुमित के कमरे में चाय लेकर पहुंची और बोली, बेटा अब तो प्रियांशु की भी जिम्मेदारी नहीं है और तेरे बाबूजी भी यहाँ नहीं हैं तो उनका भी कुछ काम नहीं है। रचना भी ठीक ही है, तो तुम हलवाई को टिफ़िन के लिए मना कर दो। खाना ही तो बनाना है, मैं बना लिया करूँगी। और सविता को जब डॉक्टर के पास ले जाना हो तो मुझे कह देना, मैं चली जाऊँगी। इतना कहकर वो रसोई घर में आकर नाश्ते की तैयारी में लग गई। कुछ देर बाद नाश्ता लेकर सविता के पास गई तो सविता की आंखें नम हो गई। वो कुछ बोल पाती इससे पहले ही सुमित्रा जी ने उसके हाथ पकड़कर कहा, मुझे माफ़ कर दे बहू, माँ कहलाने का हक मैंने बहुत पीछे छोड़ दिया। बेटी को संभालते संभालते ये भूल गई कि तू भी किसी की बेटी है। दर्द, थकान और हक तेरे भी उतने ही हैं जितने मेरी बेटी के हैं। तभी पीछे खड़े संजय ने आगे बढ़कर कहा, माँ अगर घर में बेटी और बहू को बराबर समझा जाए तो कोई रिश्ता टूट नहीं सकता। हाँ बेटा, अब से यही होगा। कहते हुए सुमित्रा जी ने दोनों को गले से लगा लिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।